नमस्ते विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपने पिछला वाला वीडियो लेक्चर देख लिया होगा जिसमें मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताया है। तो आज जो है ना, हम कुछ और भी दो नए तरीके के ब्रिज देख लेंगे जिससे कि हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, एक होगा कैरी फॉस्टर ब्रिज, एक होगा केल्विन डबल ब्रिज और एक होगा मेगोम ब्रिज। ठीक है, तो ये कुछ ब्रिज है जो कि हम इससे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो है इसमें कैरी फॉस्टर ब्रिज आता है। ठीक है, ये हमेशा इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। कैरी फॉस्टर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी बोला, ये हमारा फेमस है। ठीक है, ये भी मेजरमेंट होता है हमारा मीडियम रेजिस्टेंस के लिए। देखिए, मीडियम मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर विथ मीडियम रेजिस्टेंस। और ये जो ब्रिज है ना, बेसिकली यहाँ हम करते क्या है, कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये भी कंपैरिजन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। तो देखिए, कैरी फॉस्टर ब्रिज जो है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये हमारा कैरी फॉस्टर ब्रिज का डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो R1 है और R2 है, ये हमारा क्या है, रेशियो आर्म्स होते हैं। R3 हमारा क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और R4 क्या होता है, अननोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हमारा ना स्लाइड वायर है। ठीक है, स्लाइड वायर है। ये स्लाइड वायर का R जो है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ये। ठीक है, ये जो स्लाइड वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो ये डी है ना, ये स्लाइडर है हमारा। अब यहाँ पे हम मेजर कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर मैं ये ब्रिज सपोज कीजिए, यहाँ पे पहला कंडीशन जो है, यहाँ पे देखिए एक स्विच है। ये जो स्विच है ना, ये क्या करता है, बेसिकली R3 और R4 को ना ये चेंज करता है, इंटरचेंज करता है। मतलब R3 को इधर लेके जाएगा और R4 को इधर लेके आएगा। इस स्विच की मदद से हम कर सकते हैं। तो पहले क्या है कि हमारा R3 और R4 ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे बैलेंस कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है, सपोज कीजिए ये पहले वाले पोजीशन में जब D है, ठीक है, ये पहले वाले पोजीशन पे जब मेरा D है, ये वाले पोजीशन पे, तब मैं अगर बैलेंस कंडीशन लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 प्लस, ये यहां तक का रेजिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, इतना सा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैं क्या लिखूंगा, R इंटू L1 डिवाइडेड बाई R4 प्लस, ये वाला लेंथ लेना पड़ेगा मेरे को क्योंकि R4 के साथ यही वाला लेंथ होगा ना ऐड यहां तक का। तो ये मेरा क्या है, R इंटू कैपिटल L माइनस L1। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, इक्वेशन 1। इसको मैं दे देता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो स्विच है ना, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूं। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया तो ये R3 अब इधर आ जाएगा और R4 इधर आ जाएगा। और अब जब मैं बैलेंस लूंगा ना, अब जब मैं बैलेंस कंडीशन लूंगा तो वहां पे अब मेरा स्लाइडर का पोजीशन कहां पे आएगा, L2 पे आएगा। ठीक है, पिछली बार जब मैंने बैलेंस किया था तो मेरा स्लाइडर का पोजीशन कहां पे था, L1 पे था। अब मैं फिर से बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं, कब, जब मैं ये स्विच कर रहा हूं। ठीक है, स्विच करके मैं क्या कर रहा हूं, R3 को इधर लेके जा रहा हूं और R4 को इधर लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं, देखिए मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये R4 है अब मेरा, और ये अब मेरा R3 है। ठीक है, अब अगर मैं बैलेंस कंडीशन लिखूं तो देखिए कैसे लिख सकता हूं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R4 प्लस RL2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R कैपिटल L माइनस L2। ये क्या हुआ मेरा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का इक्वल है, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए R3 प्लस RL1 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R कैपिटल L माइनस L1 इज इक्वल टू
R4 प्लस RL2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R कैपिटल L माइनस L2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड +1 कर देता हूं। ठीक है, दोनों साइड +1 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे इक्वेशन कोई कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करने से हुआ क्या, देखिए ये इसको ऊपर लेके जाता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, R4 प्लस RL माइनस R स्मॉल l1। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, यहां पे लेके जाके मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस R3 प्लस RL1 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R कैपिटल L माइनस L1 इज इक्वल टू R4 प्लस RL2 प्लस, यहाँ पे भी सेम, इधर लेके जाऊंगा और ब्रैकेट ओपन करूंगा, R3 प्लस RL माइनस RL2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस RL माइनस L2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ये टर्म हो जा रहा है, और कुछ हो रहा है यहाँ पे, नहीं और तो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे देखते हैं RL2 माइनस RL2, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, R4 प्लस RL प्लस R3 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R कैपिटल L माइनस L1 इज इक्वल टू R4 प्लस R3 प्लस RL डिवाइडेड बाई R3 प्लस RL माइनस L2। अब देखिए यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर सेम है तो इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब देखिए क्या आया, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, देखिए R4 प्लस R L माइनस L1 इज इक्वल टू R3 प्लस R L माइनस L2। यहाँ पे अब देखिए मैं इसको सेट कैसे करता हूँ, R4 माइनस R3 इज इक्वल टू R, ये इसको इधर लेके आता हूँ तो ये क्या होगा मेरा, कैपिटल L माइनस L2 माइनस L प्लस L1। ठीक है, इसको इधर लेके गया और ये R3 को इधर लेके आया। अब अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि R4 माइनस R3, ये L कैपिटल L कैंसिल हो गया, R इंटू L1 माइनस L2। ठीक है, इस इक्वेशन को नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, देखिए ये रिजल्ट को लिखता हूँ, R4 माइनस R3 इज इक्वल टू R L1 माइनस L2। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते क्या है, हम ये L1 और L2 को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। जब ये L1 और L2 हम डिटरमाइन कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली तो क्या होगा, मेरा R4 जो होगा वो नियरली इक्वल टू R3 हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या पता है, R4 जो था ये हमारा क्या है, अननोन था। ठीक है, और R3 क्या है हमारा, R3 हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस था, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस था। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम R4 को कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू R3। तो इसीलिए मैंने पीछे देखिए लिखाया हुआ है कि ये क्या है, मेरा कंपैरिजन करता है ऑफ टू नियरली इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका वर्किंग आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो स्विच है ना, ये बेसिकली क्या करता है, इंटरचेंज करता है R3 और R4 के पोजीशंस को। ठीक है, एक बार हम R3 और R4 को ऐसे रखते हैं, एक बार ये ऐसे उलट देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, कैरी फॉस्टर ब्रिज हुआ। इससे हम क्या करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो देखिए अब जो अगला टॉपिक है ना यहाँ पे, वो क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जब मेरा क्या हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू
0.1 ओम से अगर नीचे हो तो हम उसको लो रेजिस्टेंस के कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि जो हमारा लीड वायर मतलब क्या, जिस वायर से रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और हीट जो जनरेट होता है, हीट जनरेशन की वजह से भी हमको क्या पता होता है, ये वाले हमको इक्वेशन पता है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हीट जनरेट होता है ना वो भी कंपेरेबल हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो आरटी में चेंजेस होते हैं ना वो भी काफी कंपेरेबल हो जाता है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, लो रेजिस्टेंस के, लो रेजिस्टर जो होते हैं उनके रेजिस्टेंस मेजर करने में। अब देखिए लो रेजिस्टेंस जो होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे 4 टर्मिनल होता है। ये जो सी सी डैश है ना इसको हम करंट टर्मिनल कहते हैं, और पीपी डैश जो होता है ये पोटेंशियल टर्मिनल होता है, ठीक है। अब ऐसे क्यों लेते हैं, देखिए करंट तो हमेशा आपको क्या पता होता है, सीरीज में सेम होता है। अगर ये पीपी डैश को मैं यहीं से मेजर करता, ठीक है, सपोज कीजिए मैं यहां से मेजर करता, ये मेरा पीपी डैश, यहां से मैं वोल्टेज मेजर करता, तो देखिए ये जो इतना लीड वायर है, ये दोनों लीड वायर का रेजिस्टेंस भी तो आता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पोटेंशियल टर्मिनल रहता है इसको हम एकदम पास ले जाते हैं रेजिस्टर के, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि हमारा जो लो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसमें हम क्या रहता है, हमारे 4 टर्मिनल रहते हैं। 2 टर्मिनल करंट टर्मिनल रहते हैं और 2 मेरा क्या रहता है, पोटेंशियल टर्मिनल। करंट टर्मिनल जो रहता है वो एकदम रेजिस्टेंस के पैरेलल में रहता है और एकदम पास पास रहता है, ठीक है, रेजिस्टर के। देखिए यहाँ पे लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ना सबसे पहला हमारा क्या है, बस एक ही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, वो क्या है, केल्विन डबल ब्रिज मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। इसको हम डबल ब्रिज क्यों बोलते हैं, देखिए डबल ब्रिज हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरे 2 ब्रिज सर्किट है। देखिए ध्यान से देखिए, जो सबसे पहला ब्रिज सर्किट है ना वो कुछ ये वाला है। देखिए मैं ग्रीन पेन से इसको मार्क कर रहा हूं, ये ठीक है, ये मेरा एक ब्रिज सर्किट आपको जो दिख रहा है, ठीक है, अभी जो ग्रीन से मैंने मार्क किया। और एक जो ब्रिज सर्किट है वो क्या है हमारा, ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला मेरा ब्रिज सर्किट है एक। तो इसीलिए इसका नाम, अगर ये डायग्राम में आपको दिख भी नहीं रहा हो ना कि कहाँ है डबल ब्रिज, तो जो नेक्स्ट वाला डायग्राम आएगा ना वहां पे आप लोगों को समझ में आएगा क्यों डबल ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ब्रिज है, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने डीप लाइन से मार्क किया आप लोगों को दिख रहा है। देखिए अगर मैं इसको येलो से भी मार्क करके दिखाता हूं, ये जो है ना ये मेरा क्या है, इसको मैंने रेजिस्टेंस आर माना है, ये क्या है, मेरा लीड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी जो मैं आपको पीछे बता रहा था लीड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आर को मैंने लीड रेजिस्टेंस माना है। तो अब सबसे पहला जो मैं लूंगा ना, मैं देखिए ये वाले ब्रिज को लूंगा, ये वाले ब्रिज को मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है, ये वाले ब्रिज को मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है। ये वाले अगर ब्रिज को मैं कंसीडर, ये भी मेरा ब्रिज सर्किट है, ठीक है। मैं यहां से क्या करूंगा, ये कनेक्शन दे दिया हूं, यहां से 2 कनेक्शन दिया हूं ये लीड वायर के बीच में, और ये डी मेरा स्लाइडर पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं डायग्राम को साफ करता हूं, तो अब देखिए, अब अगर मैं ये वाला जो अभी मार्क किया इसके लिए अगर मैं ये जो डी पॉइंट है ना इसको मैं चूज करता हूं एक्सपेरिमेंटली ऑन दैट कंडीशन, जहां पे कि अभी मैंने जो ब्रिज आपको दिखाया ना, ये वाला ब्रिज मेरा बैलेंस हो, ये डी पॉइंट जो है ना ये मैं एक्सपेरिमेंटली निकालता हूं, ठीक है, बार बार बता रहा हूं, ये जो डी का पॉइंट है अभी ये मैं एक्सपेरिमेंटली निकालता हूं, ये जो मार्क ब्रिज है इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी ब्रिज बैलेंस कंडीशन लिखता हूं तो देखिए कैसे लिखूं, ये इतने पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, डिवाइडेड बाई R2, ये मेरा क्या हुआ, इक्वेशन 1। अब देखिए अब मैं कौन सा वाला ब्रिज लूंगा, ये पॉइंट जो डी है ना इसको मैं सेम छोड़ दूंगा ऐसे ही, ठीक है, ये पॉइंट जो है ना डी इसको मैं सेम छोड़ूंगा। और देखिए अब मेरा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, अब मैं ये वाले को लूंगा, ये पूरे वाले को लूंगा,
और ये जो 2 पॉइंट है ना, इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब मैं एक्सपेरिमेंटली ना ये डी पॉइंट ऐसे चूज होता है, ये जो डी पॉइंट है ये ऐसे चूज होता है कि जो पिछला वाला ब्रिज था ना, मैंने जो अभी आपको पिछला वाला ब्रिज और ये वाला ब्रिज, ये दोनों बैलेंस हो। ठीक है, ये दोनों एक साथ बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये डी जो पॉइंट है, हम एक्सपेरिमेंटली इसको ऐसे निकालते हैं कि जो पीछे वाला अभी हमने जो ब्रिज देखा था, जो मैंने ग्रीन पेन से यहाँ पे निकाल, सॉरी ग्रीन बोल रहा हूँ, जिसको मैंने येलो से निकाला था, ये वाला और ये वाला कनेक्शन दोनों एक साथ ये सेम डी पे बैलेंस होगा। तो देखिए अब जो होगा, अब अगर मैं लिखता हूं इसके लिए बैलेंस कंडीशन, तो कैसे लिख सकता हूं मैं, R1/R2 इज इक्वल टू R4 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R2। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, R4 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 R2। ठीक है, R4 प्लस R1 इज इक्वल टू R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, ये ऐसे लिख दिया मैं। ठीक है, अब अगर ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो देखिए क्या आता है, R4 प्लस R1 इज इक्वल टू R3 इंटू R1 बाई R2 प्लस R2 कैंसिल, यहाँ पे R1 आ गया और ये R1 और ये R1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो R4 है ये क्या हुआ, R3 इंटू R1 R2। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं नंबर 3 मान लूँ, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R1 बाई R2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, स्मॉल R1 बाई R2 को कैपिटल R1 बाई R2। ठीक है, अगर मैं इसको अब ऐसे लिख देता हूं तो देखिए मेरा जो R4 जो कि मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, स्मॉल है, जिसका वैल्यू स्मॉल वैल्यू है, वो उसको मैंने इंडिपेंडेंट कर दिया है किससे, लीड वायर के रेजिस्टेंस से। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ लीड वायर रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये वाले मेथड में ना ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मेथड है। अभी जो मैं आप लोगों को दिखाया ना, ये भी केल्विन डबल ब्रिज ही है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये डी को फाइंड आउट करना। क्यों डी को, क्योंकि यहाँ पे ये एक ब्रिज बैलेंस करना इसी सेम डी पॉइंट पे, और एक मैंने अभी आपको दिखाया कि ये वाला ब्रिज बैलेंस करना, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये केल्विन डबल ब्रिज को हम मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा क्या है, ये मॉडिफाइड ब्रिज है, सेम जो है यही। अगर देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स के नाम, मतलब नोड्स के नाम दे दूँ, इसको ए दे देता हूँ, इसको बी, सी, और ये तो डी है ही। तो देखिए यहाँ पे ये सेम ए हो गया, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, और ये मेरा डी पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्या किया है, देखिए ये वाले डायग्राम से और ये वाले डायग्राम में, कि मैंने यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और ले लिया है, ऐड किया है। ठीक है, ये जो है ये मेरा, ये इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, आरबी पकड़ लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने ये सेटअप को चेंज क्या किया है कि यहाँ पे मैंने और 2, यहाँ पे मैंने क्या किया है, और 2 मैंने रेजिस्टेंस ऐड किया है, स्मॉल p एंड स्मॉल q। सेम यहाँ पे भी मेरा R1 और R2 जो है ये रेशियो आर्म है, R4 जो है मेरा अननोन रेजिस्टेंस विद स्मॉल रेजिस्टेंस वैल्यू, R3 जो है मेरा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, और ये M और N के बीच में जो R है ये मेरा क्या है, लीड वायर रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला मैंने सेटअप लिया है ना, ये क्यों लिया है बेसिकली, क्योंकि मेरे को ये वाला जो देखिए यहाँ पे जो ये D को सिलेक्ट करने के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा था ना, इसको नलीफाई करने के लिए मैंने ऐसा सेटअप बना लिया। और यहाँ पे भी देखिए 2 ब्रिज है,
ठीक है, ये एक ब्रिज है मेरा, ठीक है, ये वाला देखिए, ये और एक ये वाला, ठीक है। देखिए अब ये सर्किट को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे देखिए, ये जो इतना है ना, सिर्फ इतने पार्ट पे आप लोग फोकस कीजिए अभी के लिए। ये कैसा है, ये सर्किट मेरा कुछ ऐसे है। यहाँ पे ये क्या है, ये m और n है ना, देखिए m और n के बीच में मेरा क्या है, r है यहाँ पे, तो मैंने इसको r एक जगह पे लंप कर लिया, और ये क्या है, p और q। तो बेसिकली ये है क्या, ये मेरा एक डेल्टा सर्किट है, कुछ इस तरीके से देखिए, ठीक है। यहाँ पे p है, ये q है, ये r है। अब मैं अगर इसको स्टार में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं इसको r, अब r तो नहीं पकड़ सकते, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको x y और z पकड़ लेता हूँ। तो देखिए मेरा x क्या होगा, x क्या होगा, मैंने पहले बताया नहीं होगा, तो देखिए x क्या होता है, इन दोनों के बीच का है ना, तो देखिए इन दोनों के, ये जो x है ये कहाँ पे है, यहीं पे है ना, तो इन दोनों के, ये x के बीच में दोनों आर्म क्या है, p और q, तो p और q का प्रोडक्ट लेंगे हम, ठीक है। ये क्या हुआ मेरा, p और q डिवाइडेड बाय, तीनों आर्म का एडिशन ले लेंगे, p प्लस क्यू प्लस आर। अब y देखिए, y कैसे लेंगे, y देखिए कहाँ पे है, p और r के बीच में y है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पी आर डिवाइडेड बाई तीनों ब्रांच, तीनों आर्म का एडिशन, p प्लस क्यू प्लस आर। अब z देखिए, z क्या है, ये दोनों आर्म के बीच में है ना, तो इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, आर क्यू इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। ये तो मेरा क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये डेल्टा टू स्टार। अब अगर सपोज कीजिए मेरे को स्टार टू डेल्टा जाना होता ना, मतलब यहाँ से यहाँ जाना होता, मैं बस आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए तब हम क्या करते, तब अगर मेरे को ये स्टार से लेके डेल्टा में जाना होता ना, तो देखिए मैं पी के लिए कैसे लिखता, एक ही बताऊंगा, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे एक चीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि यहाँ पे दो ब्रांच को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब P देखिए, P मेरा कहाँ है, यहाँ पे है ना, इसका ऑपोजिट साइड में कौन सा ब्रांच है, Z है ना, ये Z है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करता इसके अंदर तो कुछ ऐसे आता ना, ठीक है। ये P के ऑपोजिट कौन सा है, देखिए P के ऑपोजिट कौन सा है, Z है ना, तो बस नीचे डिवाइडेड बाई Z लिख देंगे, बस यही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। और एक बता देता हूँ, देखिए अगर मेरे को R चाहिए, ठीक है, R अगर चाहिए तो ये ऊपर वाला सेम रहेगा, ठीक है। R के लिए क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है ये सेम रहेगा, R के ऑपोजिट क्या है, X है, तो बस नीचे X आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पे इसको चेंज कर लिया, अब अगर इसको मैं यहां पे सर्किट में चेंज करूं तो अब सर्किट देखिए मेरा कैसे चेंज हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये स्टार हो गया मेरा, ठीक है, तो ये एक स्टार का ब्रांच, ये एक स्टार का ब्रांच, और ये एक मेरा आ गया। ये क्या है मेरा, x है, ये y है, ये z है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, R3। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ब्रिज बैलेंस के लिए तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए अब अगर इस वाले ब्रिज को मैं बैलेंस किया हूँ, सेम इसी ब्रिज को मैंने यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मेरा जो है, यहाँ पे मेरे, यहाँ पे क्या है मेरे एक्सटर्नल, ये हमारा करंट वोल्टेज सोर्स है, ये E है, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप लोग। तो अब अगर मैं ये ब्रिज को सॉल्व करता हूं तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R4
प्लस वाई डिवाइडेड बाई R3 प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये R3 और Z तो सीरीज में है और R4 प्लस वाई सीरीज में है, ठीक है। देखिए तो अब मैं इसको क्या लिखता हूं, R4 प्लस वाई इज इक्वल टू R1 बाई R2 इंटू R3 प्लस Z। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करता हूं। देखिए तो R4 प्लस वाई, वाई क्या है मेरा, PR डिवाइडेड बाई P प्लस क्यू प्लस R इज इक्वल टू R1 बाई R2 इंटू R3 प्लस Z। Z क्या है मेरा, RQ डिवाइडेड बाई P प्लस क्यू प्लस R, ठीक है। देखिए इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ ना आपको बताना भूल गया, जब मैं ये सर्किट डिज़ाइन करता हूँ ना, जब मैं सर्किट डिज़ाइन करता हूँ ना, तो मैं ये चीज़ को हमेशा एज्यूम करता हूँ, मतलब ऐसे डिज़ाइन करता हूँ कि R1 बाई R2 जो है ना वो इक्वल टू होता है स्मॉल p बाई स्मॉल q। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, ठीक है। जब मैं ये सर्किट मतलब केल्विन डबल ब्रिज का, जब मैं सर्किट ऐसा मॉडिफाइड केल्विन डबल ब्रिज का जब सर्किट डिजाइन करूंगा ना, तब क्या करूंगा, ऐसे R1 बाई R2 का जो रेशियो रहेगा वो इक्वल टू क्या रहेगा, P बाई Q के रेशियो के। ये हमेशा मैं डिजाइनिंग जब करूंगा ना तब ऐसे ही लूंगा इसको, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 2, तो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R1 बाई R2 को P बाई Q लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ अब आगे, तो देखिए क्या लिखूँ, R4 प्लस PR P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू, इसको मैं क्या बोला, स्मॉल p बाई स्मॉल q R3 प्लस, ये इसको अंदर लेके जाऊंगा इसको भी, तो क्या होगा p बाई क्यू इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस आर। ये q कैंसिल हो गया, ये क्या आया PR। देखिए यहाँ पे भी PR बाई पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे भी PR बाई पी प्लस क्यू प्लस आर, तो ये फैक्टर जो है ये मेरा पूरा कैंसिल हो गया। तो अब मेरा R4 क्या आया, देखिए R4 इज इक्वल टू पी बाई क्यू R3, ठीक है। मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, R4 को क्या लिख लूँ अगर, R1 बाई R2 R3, ठीक है। ये केल्विन डबल ब्रिज का देखिए प्रिंसिपल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लीड रेजिस्टेंस जो कि मेरा R था इसको मैंने नलीफाई कर दिया। देखिए ये जो मेरा लीड रेजिस्टेंस था ना, इसको मैंने यहाँ पे नलीफाई किया। बस यहाँ पे मेरा एक ही जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, जो R1 जो रेशियो आर्म का जो रेजिस्टेंस है ना, रेशियो आर्म का जो रेशियो होगा, मतलब R1 बाई R2 का जो रेशियो होगा उसको क्या है, ये जो P और Q के रेशियो के बराबर होना है। लेकिन जो मेरा ये वाला था, जो मेरा मतलब जो मेरा पुराना वाला मेथड था केल्विन डबल ब्रिज का, ठीक है, वहां पे मेरे को ऐसा एक पॉइंट डी सिलेक्ट करना पड़ रहा था, ठीक है, जो कि ये एक ब्रिज को बैलेंस करे, साइमल्टेनियसली ये दूसरे वाले ब्रिज को भी बैलेंस करे। तो ये काफी डिफिकल्ट था, एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा एक पॉइंट को मतलब निकालना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। लेकिन यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि हमको सिर्फ क्या करना है, R1 बाई R2 का रेशियो P बाई Q के बराबर, तो कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, ये भी कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर हम ऐसे लेते हैं और R4 को अननोन रेजिस्टेंस पकड़ते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लो रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस खत्म हुआ। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ एक हाई रेजिस्टेंस भी है, इसमें सिर्फ एक ही हम लोग के सिलेबस में है, वो क्या है, मैग ओम ब्रिज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है मैग ओम ब्रिज। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वैल्यू ग्रेटर देन 10 टू द पावर 5 आर कंसीडर्ड एज हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो हाई रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये बेसिकली इंसुलेटिंग केबल और वैक्यूम ट्यूब के लिए इतना हाई रेंज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेजर करने का, अच्छा एक चीज देखिए मैं बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट बोला था तो दो मैंने प्रॉब्लम बोला था, ठीक है। पहला जो प्रॉब्लम था वो क्या था, लीड रेजिस्टेंस का, ठीक है, लीड रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम बोला था। और दूसरा क्या बोला था मैं, हीट जनरेशन का प्रॉब्लम बोला था, ठीक है।
लीड रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये हीट जनरेशन का जो प्रॉब्लम होता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो बैटरी का पोलैरिटी है ना, इसको उल्टा करते हैं, फिर हम रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, फिर रीडिंग निकालते हैं, फिर जो दो हमारा वैल्यू आए, एक बार ऐसे लेके और एक बार पोलैरिटी को रिवर्स करके जो दो बार वैल्यू आया उसका हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा जो हीट का जो जनरेशन की वजह से जो डिफरेंस होता है वो भी नलीफाई हो जाता है। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे ये प्रॉब्लम बताते बताते याद आया, क्योंकि ईएससी में कभी अगर पूछ लिया तो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे जो मेरा लीकेज करंट होता है ना, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है ना, अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है जो करंट पास करता है हाई रेजिस्टेंस से। समझे आप लोग? मतलब जो लीकेज रेजिस्टेंस होता है ना, ये वाले इतने हाई रेजिस्टेंस वैल्यू से लीकेज करंट जो रहता है ना हमारा, उसका मैग्नीट्यूड हमारा नियर अप्रोक्सीमेट सेम रहता है। हम जो करंट फ्लो करता है ना इतने हाई करंट हाई रेजिस्टेंस से, वो सेम रहता है, तो इसी वजह से हमको दिक्कत होता है। तो ऐसा ना हो बोल के हम एक मेगोम ब्रिज का डिजाइनिंग करते हैं। ये जो मेगोम ब्रिज है ना, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम 4 टर्मिनल रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे 3 टर्मिनल लेते हैं। ठीक है, ए और बी, और ये जो रहता है ना, ये गार्ड पॉइंट रहता है। ठीक है, ये जो जी मैंने लिखा था ना, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, इसको हम गार्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको मतलब सर्किट में दिखाते हैं। बेसिकली ये होता है ऐसे, देखिए ये कनेक्टेड होता है, हमारा आर एक्स जो है ना, ये हमारा हाई अननोन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये R1 और R2 जो है ना, ये हमारा क्या होता है, लीकेज रेजिस्टेंस होता है बिटवीन लीड्स। ठीक है, तो इसको ये हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल हमारा जैसे दिखता है मैंने वैसे दिखाया। ये जो दो आपको बॉक्स टाइप का दिख रहा है ना, ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, और ये जो नीचे गार्ड टर्मिनल दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ये हमारा एक कंडक्टिंग प्लेट रहता है। ठीक है, इसके ऊपर हम कनेक्ट करते हैं किसको, हाई रेजिस्टेंस को। अब अगर इसको मेरे को सर्किट में दिखाना हो तो हम इसको देखिए ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, जहां पे देखिए अगर इसी का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो आर एक्स ऐसा एक डेल्टा सर्किट बनता है। ठीक है, अब जो मेगोम ब्रिज होता है वो क्या होता है, देखिए देखिए ये जो मैंने अभी डेल्टा दिखाया है ना, इसको अगर मैं एक नॉर्मल ऐसे ब्रिज सर्किट में कनेक्ट करूं, ठीक है, ये एक मेरा क्या है, नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि मेरा आर एक्स जो है वो कितना है, मेरा 100 मेगा ओम है। ठीक है, और ये R1 जो है मेरा 150 मेगा ओम है। ये R1 और R2 को मैंने दोनों को सेम लिया है, 150 मेगा ओम। ये R1 R2 क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, लीकेज रेजिस्टेंस है। लीकेज रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी हाई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो ये जो मेरा RX का वैल्यू है, अगर मैं इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में निकालता हूँ ये S वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से, तो देखिए ये RX का वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है वो बेसिकली मेरा कितना है, 100 मेगा ओम है। लेकिन ये जो सर्किट की वजह से देखिए कितना मेजर होगा, देखिए R1 और R2 मेरा सीरीज में है, पैरेलल किसके साथ है, RX के साथ। तो देखिए यहाँ पे 150 प्लस 150 मेरा किस पैरेलल में किसके साथ है, 100 के साथ है। ठीक है, तो 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400, तो ये कितना आया, 150 मेगा ओम। मतलब अगर मैं ये नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर मैं इतने हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता हूँ, तो देखिए जो 100 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है वो बेसिकली मैं कितना मेजर कर पा रहा हूँ, 75 मेगा ओम। ठीक है, यहाँ पे एरर कितना है आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, मैंने बताया। तो इस चीज को नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मेरा गार्ड पॉइंट है, यहाँ पे ये गार्ड पॉइंट है, आप लोग को पता है, देखिए यहाँ पे मैंने इसको गार्ड पॉइंट लिया था। ठीक है, ये गार्ड पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर ऐसे मैं कनेक्ट कर दिया तो देखिए इसकी वजह से क्या होगा, ये R1 जो है ये P के साथ पैरेलल में हो जाएगा, और P जो है ना हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 100 किलो ओम होता है। ठीक है, अब अगर मैं लूँ R1 मैंने यहाँ पे कितना एज्यूम किया था, 150 मेगा ओम। तो ये जो P का अब जो वैल्यू होगा ना, सपोज कीजिए वो P डैश है,
वो भी अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना 100 किलो ओम पैरेलल 150 मेगा ओम का, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये भी अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे जो पी डैश का वैल्यू आएगा ना वो 99.9, मतलब आप 100 किलो ओम ही पकड़ सकते हो। और वैसे में भी हमको पता है जब एक हाई रेजिस्टेंस और एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू जब पैरेलल में रहे, हाई रेजिस्टेंस और एक लो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहे तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो लो रेजिस्टेंस से भी कम आता है, ठीक है, लो से भी थोड़ा कम आता है, ठीक है। तो ये देखिए R1 और P जो है ये मेरा क्या हो गया, पैरेलल में चला गया, ठीक है। ये R2 जो है ये गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पे आ जाएगा पैरेलल में। अब अगर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में आ गया तो ये क्या डिफरेंस करेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा करंट जो है ये इतना हाई वैल्यू है R2 का कि यहाँ से करंट भी बहुत ही नेग्लिजिबल स्मॉल जाएगा कंपेयर्ड टू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब जो मेरा सर्किट रहेगा वो बेसिकली कैसे दिखेगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब अगर मैं ये सर्किट ड्रॉ करूं तो कैसे दिखेगा, देखिए ठीक है। अब देखिए ये वाला सर्किट सेम ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं मेजर करता हूं, देखिए मैंने बेसिकली क्या किया, ये RX को जो है ना मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ लीकेज रेजिस्टेंस कर दिया है, ठीक है। पहले जो लीकेज रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो ट्रू वैल्यू ऑफ RX जो था वो इतना कम हो रहा था। अब देखिए यहां पे अगर मैं RX मेजर करता हूं तो RX मेरा क्या होगा, एट बैलेंस कंडीशन इज इक्वल टू P बाई क्यू इंटू एस, यही होगा ना हमारा, यही तो आएगा। पहले RX क्या था, मेरा फंक्शन ऑफ R1 और R2 भी था, ठीक है, जब मैं मेजर कर रहा था। लेकिन अब देखिए RX जो है इंडिपेंडेंट हो गया। क्यों इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि मैंने इसको ब्रिज के रेजिस्टेंस में ऐड कर दिया। तो बेसिकली मेगा ओम ब्रिज का जो हमारा फंक्शन होता है ना वो ये जो लीकेज रेजिस्टेंस है, लीकेज रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट हाई रेजिस्टेंस में रहता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। आपको ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे कि R1 और R2 कुछ दूसरा सर्किट में ऐड है, ये लीकेज रेजिस्टेंस जो रहता है ना बाय डिफॉल्ट ये हमारा होता है, ठीक है। ये देखिए ये लीकेज रेजिस्टेंस इन दोनों गार्ड के बीच में हमेशा रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो मेरा देखिए यहाँ पे जो गार्ड टर्मिनल है ना इसको मैं कहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ये P और Q रेशियो आर्म के बीच में कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा मेगा ओम ब्रिज है। अब देखिए मॉडिफाइड मेगा ओम ब्रिज सेम जो हमने किया है सेम वही चीज है। देखिए यहाँ पे जो मैंने S लिया था ना, ये देखिए यहाँ पे जो S था ना मेरा, ये क्या था मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस, सेम मैंने इसको आप लोग बुक में देखोगे तो इस टाइप का दिया रहता है। और देखिए गार्ड रेजिस्टेंस को मैंने रेशियो आर्म के बीच में कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, वैसे ही जैसे पीछे किया था। और यहाँ पे बस एक चीज मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो करंट रहेगा वो बहुत ही स्मॉल फ्लो करेगा, एकदम कम फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू इतने हाई होने की वजह से। तो मेरा क्या है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एम्पलीफायर लगा देते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर लगा के एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर से इसको ले जाते हैं तो हमको पता चलता है। बहुत ही सिंपल सा मेगा ओम ब्रिज का आप लोगों का कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ ये दे देगा लीकेज रेजिस्टेंस, ठीक है, R1 R2, और ये P Q के वैल्यूज दे देंगे, S का वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा RX का वैल्यू। तो आपको बस पता होना चाहिए कि ये R1 कहाँ जाएगा और R2 कहाँ जाएगा। मतलब अगर आपको बेसिक थ्योरी ऑफ मेगा ओम ब्रिज पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरे को आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कहीं पे आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बोलिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।